हे माइंडफुल पीपल्स और स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का हमारे इस YouTube चैनल A to Z फिजिक्स में। जैसा कि हम लोगों ने अपने YouTube चैनल की अभी शुरुआत ही की है, तो आप लोगों को धीरे धीरे हम लोगों की हेल्प करनी है, हम लोगों को साथ में चलना है। तो आप लोग प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपडेटेड रहिए। क्यों? क्योंकि इसलिए नहीं कि हमें इस चैनल से बहुत ज़्यादा कोई फ़ायदा लेना है, बस इसलिए कि इस लॉकडाउन में जो हम लोग का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हम कर सकें। हम चाहते हैं कि आपको सीधे सीधे हर वीडियो धीरे धीरे पूरी तरह कंटेंट में मिलती रहे, यानी कि हम सिलेबस को ही कंप्लीट कराना चाहते हैं और न्यूमेरिकल्स भी मैं आपको सभी कराऊंगा। बस आप लोगों का थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए, इसलिए नहीं कि इस YouTube चैनल से मैं अपना कोई फायदा ज्यादा देख रहा हूं, इसलिए ताकि आप लोगों को कुछ बेहतर ज्यादा मिल सके। ठीक है, तो प्लीज चैनल को थोड़ा सा शेयर कीजिए जिससे कि ये वीडियोस जो हैं ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के पास पहुंच सके। तो आज हम लोग को क्लास 12th में जो पढ़ना है वो है कूलॉम का नियम। ठीक है, तो कूलॉम का जो नियम है, कूलॉम्स लॉ है, वो वैसे बहुत इजी है। ठीक है, जैसे कि हम जनरली बहुत आसानी से समझ लेते हैं ना, उस हिसाब से बहुत इजी है और ये ज्यादा से ज्यादा पूछा भी जाता है। तो आज हम लोग इस पे डिस्कस करेंगे थोड़ा डीपली। ठीक है, तो आप लोगों के सामने बिना कोई देरी किए हम लोग शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ, ठीक है, यानी कूलॉम का नियम। कूलॉम का नियम, इंग्लिश में इसकी स्पेलिंग जो होती है ना, वो बड़ी मतलब कंफ्यूजन पैदा करती है। कूलॉम्स लॉ कई बार हमें भी कंफ्यूजन हो जाता है, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। कूलॉम्स में क्या होता है? COULOMB '(S) कूलॉम्स लॉ। ठीक है, फिलहाल वो मैटर नहीं करता। अब हमें क्या समझना है, जरा आप लोग याद कीजिए, इससे पहले वाली जो हमने वीडियो बनाई थी इलेक्ट्रिक चार्ज पर, उसमें हमने चार्ज को बहुत डीपली समझा था। ठीक है, हालांकि इतना वो यूज होता नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी आप लोग उस पुरानी वाली वीडियो को देख के चार्ज के बारे में पूरा समझ लेंगे। अच्छा, अब कूलॉम्स लॉ में हमें क्या करना है, जरा बताइए मुझे कि अगर आपको ये पता चल गया कि सिमिलर जो चार्जेस होते हैं, जो एक तरह के चार्ज होते हैं, जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव होते हैं या नेगेटिव नेगेटिव होते हैं, उनके बीच में हमेशा एक रिपल्शन फोर्स काम करता है। ठीक है, लेकिन अगर वो अपोजिट हो, ठीक है, तो उनके बीच में अट्रैक्शन काम करेगा हमेशा। ठीक है, तो अट्रैक्शन कब होगा? जब वो अलग अलग प्रकृति के होंगे, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव या पॉजिटिव। ठीक है, और जब वो सेम सेम होंगे, जैसे नेगेटिव नेगेटिव या पॉजिटिव पॉजिटिव, तो उनके बीच में प्रतिकर्षण बल लगेगा, यानी रिपल्शन लगेगा। ठीक है, ये बात तो हमें पता लग गई प्रैक्टिकल से, ठीक है, कि हाँ ऐसा होता है। लेकिन आप लोगों ने क्या समझा है कि दो चार्जेस के बीच में, दो पॉइंट चार्जेस के बीच में फोर्स लगता है, वो रिपल्शन भी हो सकता है, वो अट्रैक्शन भी हो सकता है। समझ रहे हैं मेरी बात को? वो रिपल्शन भी हो सकता है, वो अट्रैक्शन भी हो सकता है, ये बात आपको पता है। ठीक है, लेकिन दो चार्जेस के बीच में, दो पॉइंट चार्जेस के बीच में, दो बिंदु आवेशों के बीच में जो बल लग रहा है वो आकर्षण या प्रतिकर्षण का जरूर है, लेकिन कितना है हमें ये नहीं पता है। समझ गए मेरी बात को? फिर से रिपीट कर रहा हूं, आपके सामने दो पॉइंट चार्जेस हैं। पॉइंट चार्जेस मतलब बिंदु आवेश, मतलब गोल तरह के आवेश हैं। तो आपके सामने एक आवेश ये रहा, जिसे हम लोग कह दे रहे हैं Q1, ठीक, और एक आवेश आपके सामने ये रहा, जिसे हम लोग कह दे रहे हैं Q2। देखिए, मैं मानता हूं कि ये बहुत आसान सी चीज है, ठीक है, लेकिन हम लोग सिर्फ आसान नहीं पढ़ेंगे, हम लोग थोड़ा सा आसान चीज को डीपली पढ़ेंगे। ठीक है, आपको इसमें मतलब PhD कर देना है कूलॉम में, कि जरूरत क्यों पड़ी और क्या क्या आता है इसमें। ठीक है, तो Q1 और Q2 आपके पास में दो चार्जेस हैं, पॉइंट चार्जेस यानी बिंदु आवेश, वो किसी डिस्टेंस स्मॉल r पर रखे हुए हैं। ठीक है, वो किसी डिस्टेंस स्मॉल r पर रखे हुए हैं। ठीक है, अब हमें पता है कि ये अगर सिमिलर चार्जेस हुए, मतलब सेम सेम हुए, तो इनके बीच में आपका रिपल्शन होगा यानी प्रतिकर्षण, और अगर ये अपोजिट हुए तो इनके बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स होगा यानी आकर्षण बल होगा। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, हाँ ऐसा ही होगा। लेकिन कितना होगा हमने पहले बोल दिया है कि उनका नेचर क्या होगा, उनके बीच लगने वाले फोर्स का, लेकिन बाद में अब हम कूलॉम्स लॉ की सहायता से ये बता रहे हैं कि वो जो फोर्स होगा वो होगा कितना। ठीक है, अच्छा,
तो Q1 आपका एक चार्ज है, Q1 Q2 एक चार्ज है, तो वही उसी चीज को कूलॉम ने मतलब प्रूव किया कि बताया कि कितना फोर्स होगा। मेरी बात क्लियर हो गई? फिर से एक बार लास्ट में फिर से एक लाइन में रिपीट कर रहा हूं, दो समान तरह के जो चार्जेस होते हैं उनके बीच में प्रतिकर्षण होता है यानी रिपल्शन होता है, और दो अलग अलग तरह के जो चार्ज होते हैं उनके बीच में अट्रैक्शन होता है। तो ये बात तो पता लग गई, लेकिन दो चार्जेस अगर पॉइंट चार्जेस पास में रखे हो तो उनके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो होगा कितना, ये बताना है। तो ये किसने बताया? कूलॉम्स लॉ ने। ठीक है, अच्छा, ये फ्रांसीसी साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या बताया कि अच्छा एक बात बताइए, जैसे कि ये चार्ज Q1 है, ये Q2 है, तो मुझे बताओ कि Q1 की वैल्यू बहुत कम है और Q2 की वैल्यू भी बहुत कम है, तो इनके बीच में फोर्स ज्यादा होगा या कम होगा? अरे सीधी सी बात है, कोई चीज ज्यादा है तो वो अपना असर ज्यादा छोड़ेगी और कोई चीज कम है तो वो अपना असर बहुत कम छोड़ेगी। तो जितना उसका मान ज्यादा होगा, किसका? आवेश का मान जितना ज्यादा होगा उनके बीच लगने वाले फोर्स की वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी। तो पहले मैं डेफिनेशन नहीं बताऊंगा, बाद में बताऊंगा। तो अभी आप मेरी केवल इस बात पर ध्यान दीजिए कि जो आवेश हैं यानी जो चार्जेस हैं उनकी वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, उनके बीच में लगने वाले फोर्स की वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी। क्यों? कोई भी चार्ज होता है अपनी फील्ड जनरेट करता है, फील्ड बनाता है, मतलब क्षेत्र बनाता है। ठीक है, तो किसी का क्षेत्र जितना ज्यादा होगा वही आपका क्या है? फोर्स उतना ही ज्यादा कर देगा। तो अब एक बात बताइए, Q1 की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी F की वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी। F क्या है? इनके बीच में लगने वाला फोर्स। ठीक है, Q2 की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी इनके बीच में लगने वाले फोर्स की वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी। अब दो साइन होते हैं, एक होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और एक होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब एक होता है अनुक्रमानुपाती और एक होता है व्युत्क्रमानुपाती। तो अनुक्रमानुपाती का मतलब ये होता है कि अगर सामने वाली चीज बढ़ेगी तो इधर वाली चीज भी बढ़ेगी, तो हम काय का साइन लगाते हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। ठीक है, तो Q1 की वैल्यू बढ़ेगी तो F यानी फोर्स की वैल्यू उनके बीच में बढ़ेगी, Q2 की वैल्यू बढ़ेगी तो उनके बीच में फोर्स की वैल्यू बढ़ेगी। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो हम क्या बोल रहे हैं? कूलॉम ने क्या कहा कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला जो फोर्स होता है यानी बल होता है वो दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। इंग्लिश में सुनिए कि दो चार्जेस के बीच में लगने वाला जो फोर्स होता है, दो चार्जेस, ये दो पॉइंट चार्जेस के बीच में लगने वाला जो फोर्स होता है वो उन दोनों चार्जेस के मल्टीप्लिकेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्यों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? क्योंकि चार्जेस की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी फोर्स उनके बीच में उतना ही ज्यादा होगा। तो इधर वाली वैल्यू ज्यादा तो इधर वाली वैल्यू भी ज्यादा होगी। सिंपल सी बात है। अब मुझे एक बात बताइए कि अगर आपकी जो चार्जेस हैं दोनों वो अगर बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर रखे हो, ठीक है, बहुत ज्यादा का मतलब यहां ये नहीं होता है कि मतलब इतना दूर, इतना दूर, इतना दूर, ये दूरी भी बहुत है। ठीक है, मतलब ये जो आपको दिखाई दे रही है, जो चार्जेस होते हैं उनके लेवल पे जब हम बात करते हैं तो माइक्रो, नैनो, पिको इस लेवल की बात करते हैं। ठीक है, तो अगर चार्जेस आपके दूर रखे हो तो उनके बीच में फोर्स ज्यादा होगा या कम होगा? सीधी सी बात है कि अगर आपके चार्जेस दूर रखे होंगे तो उन दोनों का असर एक दूसरे पे कम ही होगा, सीधी सी बात है, और अगर पास रखे हो तो उन दोनों का असर ज्यादा होगा। ठीक है, तो हम क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर उनके बीच की डिस्टेंस जितनी ज्यादा होगी उनके बीच फोर्स उतना ही कम हो जाएगा, यानी उनके बीच की डिस्टेंस जितनी कम होगी उनके बीच फोर्स उतना ही कम होगा। तो कूलॉम ने क्या बोला कि जो आपका पॉइंट चार्जेस के बीच में फोर्स काम कर रहा है, वो अट्रैक्शन हो सकता है, वो रिपल्शन हो सकता है, वो उनके बीच की जो दूरी है, पॉइंट चार्जेस के बीच की दूरी है, उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। फिर से सुन लीजिए, कूलॉम्स के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या बोला कि दो बिंदु आवेशों के बीच में लगने वाला बल उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो बीच की दूरी हमने r वैसे ही मान रखी है, तो r स्क्वायर। ठीक है, तो बीच की दूरी के, और इंग्लिश में अगर सुने तो हम ये कह सकते हैं दो पॉइंट चार्जेस के बीच लगने वाला जो फोर्स होता है वो फोर्स उन दोनों पॉइंट चार्जेस के बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो आप लोग मुझे बताइए, ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई, इन दोनों को मर्ज कर दें? हाँ बिल्कुल कर दे रहे हैं।
F इज इक्वल टू F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 चूंकि ऊपर है तो वो ऊपर आएगा, R स्क्वायर नीचे है तो वो नीचे रहेगा। ठीक है, अब हमें पता है अगर हम प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं यानी अनुक्रमानुपाती का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है। हाँ बिल्कुल आता है, तो K मान लेते हैं K आया, तो K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर आपकी किसकी वैल्यू हुई? ये हुई उन 2 पॉइंट चार्जेस या 2 बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल का मान आ गया ये। ठीक है, तो मैं एक बार फिर से बता दूं, कूलॉम के नियम के अनुसार उन्होंने ये बोला कि नहीं, 2 बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला जो बल होता है वो उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, साथ ही साथ उनके बीच की डिस्टेंस के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोनों इक्वेशन को हमने मिला दिया, जब मिलाया तो एक अनुक्रमानुपाती का निशान हटाने के बाद एक नियतांक आया जिसको हम K कह दे रहे हैं, जहां K एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है जिसका मान जो होगा अभी हम देखेंगे। ठीक है, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये समझ में आ गया? ये आपका कूलॉम के नियम के अनुसार, कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग ये आपको फोर्स की वैल्यू मिल गई किनके बीच? 2 पॉइंट चार्जेस जो कि स्मॉल r डिस्टेंस पर रखे। क्लियर? चलिए अब जरा ये जो है कूलॉम्स लॉ समझ में आ गया है तो आप नोट कर लेना कैसे करके लिखना है। कूलॉम के नियम के अनुसार 2 बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला जो बल होता है दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। फिर आप लोग ये उतार सकते हो। ठीक है, अच्छा अब जरा आ जाइए इस वाले एक्सप्रेशन को जो आपने निकाला है इसको थोड़ा सा समझते हैं। देखिए बल है तो बल का मात्रक तो न्यूटन ही होगा, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है, मात्रक तो न्यूटन ही होना है। ठीक, समझिए जरा, ये जो आपका K है इसकी वैल्यू जो होती है वो बाई प्रैक्टिकल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है। ठीक है, क्या होती है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये एक नियतांक है, नियतांक का मान कितना होता है इसका? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, 4 तो एक संख्या है, नंबर है तो नहीं बदल सकते, पाई 3.14 और जो यहां पे ये दिखाई दे रहा है एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, एप्सिलॉन 0 बोल सकते हैं, ये होती है निर्वात की विद्युतशीलता। निर्वात की विद्युतशीलता, ठीक है, क्या होती है? निर्वात की विद्युतशीलता होती है। ठीक है, हम इसे इंग्लिश में बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, वो मैटर नहीं करता, अभी हमें क्या समझना है। देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आपका एक कांस्टेंट है, ठीक है, जिसमें एप्सिलॉन नॉट जो है निर्वात की वैद्युशीलता है। ठीक है, अब ये भी तो एक नियतांक है ना, ठीक है, तो निर्वात की वैद्युशीलता का जो मान होता है एप्सिलॉन नॉट का वो होता है, देखिए क्या, 8.85 गुणा 10⁻⁻12। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, निर्वात की वैद्युशीलता का मान ये होता है। ठीक है, अब इसका मात्रक निकालना है हमें, तो मात्रक निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं जरा समझिए। इस वाले एक्सप्रेशन में एप्सिलॉन नॉट को इधर ले जाते हैं, तो एप्सिलॉन नॉट आपका आ गया इधर, और एफ को ले जाते हैं नीचे, तो 4 पाई अलग रहेगा और ये हो जाएगा आपका Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, इसे भी मिटा दे रहा हूं, देखिए भाई, तो अब 1/4 पाई जो 4 पाई है उसका तो कोई मतलब मात्रक होना नहीं है, तो सिर्फ किसका होगा? Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर का, तो एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, एफ यहां मल्टीप्लाई में ले लीजिए, Q1 Q2, देखो Q1 भी आवेश है यानी चार्ज है, तो उसकी जो यूनिट होगी वो क्या होगी? कूलॉम, और Q2 भी, तो दोनों Q1 Q2 आपके क्या है? चार्जेस है, तो चार्जेस की यूनिट तो कूलॉम होती है, तो कूलॉम का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन एफ आपका बल है यानी फोर्स है, तो वो उसकी वैल्यू कितनी होती, मतलब यूनिट कितनी होती है? यूनिट न्यूटन। ठीक है, और R स्क्वायर डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस की क्या होती है? मीटर स्क्वायर। ठीक है, मीटर स्क्वायर, तो डिस्टेंस चूंकि स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर आया, वैसे तो मीटर होती है। ठीक है, अब ये एप्सिलॉन नॉट का मात्रक आ गया यानी यूनिट आ गई, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक यानी यूनिट आ गई। अब आप लोग कह रहे होंगे ये इंपॉर्टेंट है, हाँ भाई इंपॉर्टेंट है, तभी बता रहा हूं। तो आप 8.85 गुणा 10⁻⁻12 क्या यूनिट क्या लिखेंगे? कूलॉम स्क्वायर
तो समझ में आ गया ना, कूलॉम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ओके चलिए, अच्छा अब एक काम करते हैं जरा, निर्वात की वैद्यशीलता का मान आपको पता चल गया, तो आप यहां रख सकते हो नहीं रख सकते हो, तो आपने k की जगह जो अनुक्रमणपाती नियतांक यानी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के जो आपने नियतांक k लगाया था कांस्टेंट, उसकी वैल्यू k इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट थी, ठीक है। तो 1/4 पाई की वैल्यू 3.14 इंटू एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 ये होती है। इस सबको जब सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू आती है 9 इंटू 10 टू द पावर 9। क्लियर है, इस k की वैल्यू कितनी आती है 9 इंटू 10 टू द पावर 9। और ये k है क्या, ये k है आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो अब आपको वैल्यू पता लग गई कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की सीधी वैल्यू कितनी होती है 9 इंटू 10 टू द पावर 9। अब इसकी भी तो कोई ना कोई यूनिट होगी, है कि नहीं है। तो जो इसकी यूनिट है वो क्या होती है, देखिए आपका एक्सप्रेशन एक आया था, क्या आया था जरा याद कीजिए, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब इस K की यूनिट निकालनी है, मतलब मात्रक निकालना है, ठीक। तो देखिए k की वैल्यू निकालोगे कितनी हो जाएगी, f इंटू आर स्क्वायर अपॉन Q1 Q2, ठीक है। तो k की यूनिट यानी यूनिट ऑफ k जो आपका मात्रक है, मतलब जो निकालना है आपको, k का मात्रक कितना हो जाएगा, ऊपर फोर्स मतलब न्यूटन, ऊपर डिस्टेंस का स्क्वायर यानी मीटर स्क्वायर, और अपॉन Q1 इंटू Q2 दोनों ही आपके चार्जेस हैं, तो चार्जेस का मल्टीप्लीकेशन होने के बाद यूनिट तो आपको कूलम स्क्वायर हो जाएगी। तो क्या है आपका इसका मतलब, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। क्लियर हो गया, ये सारी बातें छोटी छोटी थी, तो अब आपको थोड़ा सा समझ लेना है कि जो कूलम का नियम आपने पढ़ा उससे फोर्स की वैल्यू दो चार्जेस के बीच में ये आ गई, ठीक है। उसके बाद के जो है आपका नियतांक है यानी कांस्टेंट है, उसकी यूनिट आपकी ये आ गई, उसकी वैल्यू कितनी होती है 9 टू 10 टू द पावर 9, ठीक है। और आपके जो k की वैल्यू है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो होता है जिसमें एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता होती है, और इस विद्युतशीलता का मान कितना होता है 8.85 गुणा 10 की घात -12, यूनिट उसकी भी हमने निकाल कर देखी यानी 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्लियर हो गया। तो ये आपका कूलॉम्स लॉ था जो कि थोड़ा हम लोगों ने डीपली समझा, इसके टर्म्स को समझा। तो अब कभी भी आप लोगों को कूलॉम का नियम समझ में ना आए या कोई दिक्कत हो कहीं पर, इस वाली वीडियो को देख लें और डीपली समझ सकते हैं, ठीक है। आज के लिए केवल इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।